हेलो फ्रेंड्स, आप बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको मॉक टेस्ट नंबर 11 सॉल्व करवाऊंगा और ये वीडियो हिंदी में रहेगा और इसका इंग्लिश वर्जन भी आप इसी चैनल पर देख पाएंगे। तो ये मॉक टेस्ट नंबर 11 है और इसमें 15 क्वेश्चन है। इसको आपको सॉल्व करना है, एक रियल टेस्ट मान के इसको आपको सॉल्व करना है। जिन स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम 1 तारीख 1 दिसंबर और 3 दिसंबर को है उनके लिए ये बहुत यूजफुल रहेगा। इसमें मैंने क्लोज टेस्ट एक इंक्लूड किया है जो कि हाईली एक्सपेक्टेड है, और स्पॉटिंग एरर मैंने इंक्लूड किए हैं। तो इस पूरे वीडियो को आप एंड तक देखिए, प्लीज़ बीच में स्किप मत करिए, ध्यान से देखिए। और किस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है एक एक चीज़ को, उसको आप ध्यान से देखिए और उसको अप्लाई करिए आप एग्ज़ाम में। इससे डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। तो इसको आप पॉज कर दें वीडियो को, और पॉज करके पहले आप खुद सॉल्व करें पूरी ईमानदारी से और सारे आंसर्स लिखें, नेगेटिव मार्किंग करें यदि आपका आंसर गलत है और मेरे आंसर से मैच नहीं करता है, और यदि मैच करता है तो 1 नंबर दें। तो इस तरीके से आपका एक रियल असेसमेंट हो जाएगा, आपकी आपकी क्या प्रिपरेशन है रियल एग्ज़ाम के लिए, जिन एस्पिरेंट का एग्ज़ाम 1 तारीख और 3 तारीख को है। तो ये है आपका सेक्शन 1 और इसमें है क्लोज टेस्ट। तो इसको आप पॉज कर दें इस वीडियो को और इसको पूरा सॉल्व करने की कोशिश करें। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है। तो इस तरह का ही क्लोज टेस्ट आपके एग्जाम में आएगा 10 क्वेश्चन का। नॉर्मली अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसमें एक क्लोज टेस्ट 10 नंबर का और एक आपका पैसेज 10 नंबर का और 10 स्पॉटिंग एरर। तो इस तरीके से IBPS प्री में आपके 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसको आप पॉज कर दें और इसको आप पूरे को सॉल्व करें, ठीक है। उसके बाद मैं इसके आपको आंसर बता दूंगा। अब देखिए, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं। यहां पर लिखा हुआ है बुक्स, ठीक है, और बुक्स के बाद एक हाइफन दिया हुआ है। देखिए इसकी ट्रिक क्या होती है क्लोज टेस्ट की, कि पूरी लाइन आपको यहां तक पढ़नी है, तब आपको अंदाजा लगेगा कि इसमें क्या क्या वर्ड्स आ सकते हैं, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ते। जैसे सपोज आपने बुक्स से लेकर यहां तक पढ़ा, तो यहां तक पढ़ने से आपको अंदाजा नहीं होगा कि फिलर नंबर 1, 2 और 3 में क्या क्या आ सकता है। तो इसलिए आप पूरा सेंटेंस पढ़ें और उसके बाद आप अंदाजा लगाएंगे क्या आ सकता है। अब देखिए, जैसे यहां से मैं पढ़ता हूं इसको, बुक्स इन ए कंट्री दैट इज 1/4 एंड। अब देखिए यहां तक मैंने पढ़ा इसको, तो यहां मुझे अंदाजा नहीं लग रहा कि क्या वर्ड आ सकता है, क्योंकि 1/4 जो है ये किस बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। जब मैं पूरा सेंटेंस पढ़ूंगा इसको एंड तक, यहां तक, तो इसका अंदाजा आपको लग जाएगा। एंड वेयर हाफ ऑफ द 5th ग्रेडर्स कैन नॉट रीड पैसेजेस। अब देखिए यहां भी अंदाजा नहीं लग रहा। और फॉर 2nd ग्रेडर्स। तो अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, मैं बताता हूं आपको। इन ए कंट्री दैट इज 1/4। अब इसमें देखिए एक नेगेटिव चीज बोली गई है कि हाफ ऑफ द 5th ग्रेडर्स, मतलब 5वीं क्लास में पढ़ने वाले जो लोग हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनमें से आधे से ज़्यादा पैसेज, ऐसे पैसेज को नहीं पढ़ सकते जो कि 2nd ग्रेडर्स के लिए हैं, ठीक है। पैसेज ये बोल रहा है कि जो 5th ग्रेडर्स हैं उसमें से आधे से ज़्यादा 2nd ग्रेडर वाला जो पैसेज है उसको भी नहीं पढ़ सकते। इसका मतलब एक निगेटिव बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक निगेटिव वर्ड चाहिए, और निगेटिव वर्ड देखिए लर्नेड या टॉट तो होगा नहीं, इरूडाइट भी नहीं होगा। तो यहाँ पर हम मेरे हिसाब से लिटरेसी की बात कर रहे हैं, एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर इलिटरेट वर्ड आएगा। अब देखिए इलिटरेट वर्ड इसमें बिल्कुल सही जाएगा। बुक्स इन ए कंट्री दैट इज 1/4 इलिटरेट, ठीक है। यहाँ पर इंडिया की बात हो रही है, ये मैंने अंदाजा लगाया है, और आपको इसी तरीके से असेस करना है, इसी तरीके से आपको अंदाजा लगाना है कि किस बारे में है ये पैसेज। तो 1/4 इलिटरेट है, ठीक है। 75% तक, 70% तक लिटरेसी रेट है इंडिया में, तो इसका मतलब 1/4 इलिटरेट है। और जो 5th ग्रेडर है उसमें से आधे से ज़्यादा की एजुकेशन का हालत ये है कि वो 2nd क्लास का जो पैसेज है उसको नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा इलिटरेट। एंड वेयर हाफ ऑफ द 5th ग्रेडर्स कैन नॉट रीड पैसेजेस। और यहाँ पर देखिए अब क्या ऑप्शन है, यहाँ पर है रिप्रेजेंटेटिव, प्रॉमिस्ड, डेजिग्नेटेड, मेंट एंड एक्सप्रेस्ड। तो 5वीं क्लास के जो ग्रेडर हैं उनमें से आधे से ज़्यादा ऐसे हैं जो 2nd ग्रेडर के लिए जो जो पैसेज बना है उसको नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा मेंट। मेंट फॉर का मतलब होता है कि वो चीज़ किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए बनी है, ठीक है। तो इसलिए मेंट, यहाँ पर फॉर से भी मैं समझ गया कि मेंट के बाद फॉर आता है, तो उस हिसाब से, उस लॉजिक के हिसाब से भी मेंट आंसर होगा, क्योंकि एक्सप्रेस्ड के बाद नॉर्मली फॉर नहीं आता। एक्सप्रेस्ड फॉर का क्या मतलब होगा, डेजिग्नेटेड फॉर, प्रॉमिस्ड फॉर, थोड़ा सा सेंस नहीं बन रहा। मेंट फॉर का मतलब होता है कि वो चीज़ उस चीज़ के लिए बनी है,
तो जो पैसेज सेकंड ग्रेडर के लिए बने हैं, फिफ्थ ग्रेडर वाले स्टूडेंट उनको भी नहीं पढ़ पाते। सेकंड ग्रेडर्स आर, अब देखिए ये आर किसके लिए आया है, ये आर आया है बुक्स के लिए, क्योंकि बुक्स में प्लूरल है तो इसलिए ये आर बुक्स के लिए आया है। आर, अब आर थर्ड में ऑप्शन देखिए, अब थर्ड में ऑप्शन देखिए इन वायोलेट दिया है यहाँ पर। इन वायोलेट का मतलब है ऐसी कोई भी चीज जिसको हम डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहते, जिसको हम डिसऑनर नहीं करना चाहते, जिसको हम हार्म नहीं करना चाहते। ठीक है, तो ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी चीज है बुक्स। ठीक है, तो इनवायलेट भी एक पॉजिटिव वर्ड है, एक अच्छा वर्ड है। तो इनवायलेट चूंकि यहां पर एंड लगा हुआ है इसलिए इनवायलेट का इक्विवेलेंट वर्ड आपको चाहिए, और इनवायलेट का इक्विवेलेंट वर्ड इनमें से होगा आपका सैक्रेड, क्योंकि सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र। तो बुक्स को हम पवित्र मानते हैं, उनके ऊपर कभी पैर नहीं रखते, उनको हम डिसऑनर नहीं करते, उनको फाड़ते नहीं हैं। तो इस सेंस में वो बुक्स हमारे लिए सैक्रेड हैं आपका हिंदू परंपरा में। ठीक है, तो उस हिसाब से प्रोफेन का मतलब भी अनहोली है, अनगॉडली, अनहोली, ये सारे वर्ड नहीं आएंगे, सैक्रेड वर्ड यहां पर आएगा। तो इसमें से देखिए जब भी आप क्लोज टेस्ट को सॉल्व करें तो इसमें से 2 या 3 वर्ड तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होते हैं, तो उनको आप एलिमिनेट कर दें। उनके बाद फिर जो 2 चॉइस आपके पास बचे उनमें से फिर आपको एनालाइज करके उनको निकालना है। तो यहां पर आपका सैक्रेड आ जाएगा, थर्ड आंसर आपका सैक्रेड हो जाएगा। ठीक है, देयर इज ए डे सेट। अब देखिए डे की हम बात कर रहे हैं कि वो सेट होता है, तो सेट के साथ कौन सा वर्ड आएगा इसमें, तो सेट के साथ इसमें वर्ड आएगा अपार्ट। सेट अपार्ट, सेट अपार्ट का मतलब देखिए सेट के साथ 2 वर्ड जुड़ते हैं, एक सेट अपार्ट और एक सेट असाइड, मतलब किसी चीज को फिक्स करके रखना, उस सेंस में एक वर्ड यूज हो रहा है यहां पर कि हिंदू कैलेंडर में एक डेट है जिसको अलग से सेट करके रखा जाता है जो फिक्स रहती है पहले से, उसकी बात हो रही है। तो यहां पर आपका सेट अपार्ट जो होगा वो आंसर होगा। देयर इज ए डे सेट अपार्ट इन द हिंदू कैलेंडर फॉर द, अब चूंकि इसका पॉजिटिव टोन है, बुक्स की हम प्रशंसा कर रहे हैं, बुक्स को हम पवित्र मान रहे हैं, तो इसलिए पवित्रता से संबंधित वर्ड यहां पर आएगा और वो वर्ड होगा यहां पर वर्शिप। तो फिफ्थ में आपका आंसर होगा वर्शिप इन द हिंदू कैलेंडर फॉर द वर्शिप ऑफ बुक्स। फॉर द लव ऑफ बुक्स तो एक जनरल टर्म हो गया, लव वर्ड वहां पर यूज नहीं होगा, सर्विस भी यूज नहीं होगा। सर्विस तो एक कमर्शियल वर्ड हुआ ना, तो सर्विस नहीं आएगा, रिगार्ड भी नहीं आएगा, और रिचुअल तो एक कर्मकांड या परंपरा होती है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि हिंदू कैलेंडर में एक डेट को अलग से सेट करके रखा जाता है जिसमें हम बुक्स की पूजा करते हैं। तो ये इसका मतलब है। तो मुझे उम्मीद है ये पूरा क्लोज टेस्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये है इसका सेकंड पार्ट, ठीक है, तो वो भी इसी से रिलेटेड है और इसको आप आराम से पढ़ें। इफ एज ए चाइल्ड अ बुक वर टू फॉल फ्रॉम माई हैंड और इफ आई एक्सीडेंटली, देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, ये भी देखिए ये जो क्लोज टेस्ट होता है इसको आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का छोटा भाई मान सकते हैं, ये एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही है, लेकिन इसमें एग्जामिनर आपकी दोनों चीज़ें चेक कर लेता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैबुलरी, आप किस तरीके से वोकैबुलरी को सही तरीके से यूज़ करते हैं वो भी इसमें चेक होती है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, इफ़ एज ए चाइल्ड ए बुक वर टू फॉल फ्रॉम माई हैंड, जब मैं बच्चा था और जब कोई भी किताब मेरे हाथ से गिर जाती थी, या इफ़ आई एक्सीडेंटली, तो यहाँ पर देखिए आप इमेजिन करिए, कल्पना करिए कि क्या चीज़ आ सकती है, मतलब यहाँ पर जो एक्शन आएगा वो इस चीज़ से रिलेटेड होगा क्योंकि और लगा हुआ है यहाँ पर और लगा हुआ है। तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि एज ए चाइल्ड, एक बच्चा जब मैं था तो कोई भी किताब जब मेरे हाथ से गिर जाती थी, या मतलब यहां पर उसका इक्विवेलेंट एक्शन चाहिए, तो उसका इक्विवेलेंट एक्शन क्या होगा, उसका इक्विवेलेंट एक्शन एक तो आप कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है, और एक आप ये इसके वर्ड के बाद वाला जो प्रपोजिशन दिया है इससे आपको बहुत ज्यादा अंदाजा लग जाएगा। देखिए अब यहां पर यदि मैं स्लिप लगाता हूं तो स्लिप के बाद क्या आता है, फ्रॉम आता है, स्लिप्ड फ्रॉम माय हैंड, स्लिप्ड ऑन तो मैं लगा नहीं सकता, ठीक है, डांस्ड ऑन वन कोई सेंस ही नहीं बन रहा, मूव्ड ऑन वन थोड़ा सा सेंस बन रहा है इसका, और असेंडेड का मतलब होता है सीढ़ियों पे चढ़ना, तो इसका तो बिल्कुल ही सेंस नहीं बन रहा, और आपका इसका बिल्कुल सेंस नहीं बन रहा, और इसका ग्रामर के हिसाब से कोई सेंस नहीं बन रहा। अब 2 रह गए आपके पास, स्टेप्ड और मूव्ड।
तो स्टेप्ड के बाद ऑन वर्ड आता है, मूव के बाद भी ऑन आता है, लेकिन स्टेप वर्ड यहाँ पर आंसर आपका होगा, क्योंकि स्टेप का मतलब होता है कि कोई किताब जब मेरे हाथ से गिर जाती थी या किसी किताब पर मेरा पैर पड़ जाता था, ठीक है। मूव का मतलब होता है आगे बढ़ना, पैर पड़ना नहीं होता मूव का बढ़ना। तो इसलिए इन दोनों में से, मूव में से और स्टेप में से, स्टेप वर्ड ज़्यादा करेक्ट रहेगा, मोर करेक्ट जिसको हम बोलते हैं। तो यही इसमें आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर इसका मतलब ये निकला कि बचपन में जब मैं एक बच्चा था तो मेरे हाथ से किताब गिर जाती थी या मेरा पैर उस पर पड़ जाता था, तो मैं आई वुड, अब उसके बाद मैं क्या करता था, एज द साइन ऑफ द क्रॉस एंड एक्ट ऑफ सीकिंग, मतलब मैं एक तरीके से माफ़ी मांगता था, हाथ जोड़ता था कि ये मेरे से गलती हो गई। और ऐसा होता है, आजकल भी ऐसा होता है कि जब किसी बुक पर पैर पड़ जाता है तो हम एक माफ़ी के मोड में आ जाते हैं। तो 7 में क्या होगा, 7 में आपका होगा अनकॉन्शियसली होगा 7 में, क्योंकि हम ऐसा, जैसे किसी भी किताब पे आपका पैर पड़ जाए, सपोज कोई भी किताब है, अगर पवित्र किताब है तो उसकी तो खैर बात ही अलग है, किसी एक जनरल किताब पर भी आपका पैर पड़ जाए तो आप अनकॉन्शियसली एकदम से इस तरीके से एक क्रॉस का निशान बना के एक माफ़ी सी मांगने लगते हैं आप, और वो काम अनकॉन्शियसली होता है, आप कॉन्शियसली नहीं करते, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर अनकॉन्शियसली एकदम सही आंसर होगा, क्योंकि नोइंग का मतलब तो जानबूझ के होता है, ऑकवर्डली का मतलब भद्दे तरीके से, तो ये नहीं आएगा। डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर, आप अनकॉन्शियसली आपका हाथ एक माफ़ी के लिए बन जाता है, आप क्रॉस का निशान बनाते हैं, ठीक है, इस तरीके से करते हैं आप, तो वो चीज़ जो होती है वो अनकॉन्शियसली होती है, कॉन्शियसली नहीं होती। तो इसलिए यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा अनकॉन्शियसली। मेक द साइन ऑफ द क्रॉस एज एन एक्ट ऑफ सीकिंग, सीकिंग का मतलब मांगना। हम क्या चीज़ मांगते हैं जब हमसे गलती हो जाती है, हम मांगते हैं एक माफ़ी मांगते हैं, तो फॉरगिवनेस यहाँ पर आपका आंसर होगा, ठीक है। एमनेस्टी का मतलब भी होता है माफ़ करना, लेकिन एमनेस्टी एक बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल वर्ड है और अलग सेंस में वो यूज़ होता है, कंट्रीज़ के सेंस में यूज़ होता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संस्था भी है, जनरल सेंस में यूज़ नहीं होता, जनरल सेंस में फॉरगिवनेस यूज़ होता है। हालांकि दोनों ही ये नाउन है, एमनेस्टी भी नाउन है और फॉरगिवनेस भी नाउन है, लेकिन यहाँ पर आपका सही आंसर जो होगा वो होगा फॉरगिवनेस। इट्स ए स्ट्रेंज एक्ट बिकॉज द बाइबल एज फार एज आई नो डजंट। देखिए ये चीज़ हम जो करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, अब यहाँ पर इसका एक कॉन्ट्राडिक्शन बताया जा रहा है कि बिकॉज द बाइबल एज फार एज आई नो डजंट कंटेन, यहाँ पर आएगा एनी फ्रेजाइल हैंडल विथ केयर वार्निंग्स। देखिए किताबों में इस तरह की कोई वार्निंग नहीं होती कि इसकी हम पूजा करें और इसको हम रिस्पेक्ट करें, लेकिन फिर भी हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आएगा कंटेन वर्ड, और इनकॉर्पोरेट वर्ड नहीं आएगा। इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है इंक्लूड, लेकिन कंटेन वर्ड ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा यहाँ पर, क्योंकि उसमें वो चीज़ पहले से होने की हम बात कर रहे हैं। इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है किसी में कोई चीज़ इंसर्ट करना या इंक्लूड करना बाद में, ठीक है, और यहाँ हम बात कर रहे हैं कि वो चीज़ पहले से वहाँ पर नहीं होती, तो इसलिए कंटेन वर्ड यहाँ पर सही रहेगा। एंड न्यूज़पेपर ऑल्सो ऑफ टेक्स्ट एंड विजडम आर नेवर अकॉर्डेड द सेम रिस्पेक्ट। तो यहाँ पर आएगा, न्यूज़पेपर में क्या चीज़ होती है, न्यूज़पेपर में टेक्स्ट और विजडम ये भरी हुई होती हैं, ठीक है, इसका भंडार रहता है न्यूज़पेपर में। तो भंडार के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे रिपोजिटरी। तो यहाँ पर आएगा आपका रिपोजिटरी, मतलब न्यूज़पेपर जिसमें काफ़ी टेक्स्ट होता है, काफ़ी विजडम होता है उसमें, उसको भी वो रिस्पेक्ट नहीं मिलता जो बुक्स को मिलता है। ये सेंटेंस कह रहा है, ये पैसेज कह रहा है। तो इस तरीके से आपको क्लोज टेस्ट को अप्रोच करना है, कॉमन सेंस लगाना है, इमेजिन करना है कि क्या वर्ड आ सकता है, ठीक है, वर्ड के दोनों तरफ वाले वर्ड देखना है, प्रपोजिशन को देखना है आपको, और अपने इंट्यूशन पे आपको भरोसा करना है कि आपका दिल जो बोल रहा है कि ये ऑप्शन सही होगा, उस पर आपको भरोसा करके उसका आंसर आपको लगाना है। और जो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन होता है, जो एलिमिनेशन मेथड होता है, उसको आपको जरूर अप्लाई करना है। मतलब 3-5 जो ऑप्शन होंगे उसमें से 3 बिल्कुल टोटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होंगे या ग्रामेटिकली रॉन्ग होंगे, तो उनको आपको पहले हटाना है। फिर जो 2 ऑप्शन जो बचते हैं उसमें से एक को आपको, जो क्लोज लग रहा है आपको और जो आपका इंट्यूशन बोल रहा है, उसको आपको सही करना है। अब देखिए जैसे ये लास्ट वाला ऑप्शन है, तो इसमें 10th वाला जो ऑप्शन है उसमें प्रिंटिंग बिल्कुल नहीं आएगा, राइटिंग, फॉन्ट, डिपार्टमेंट, मतलब 4 ऑप्शन ऐसे हैं जो टोटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। यदि आप इसका मतलब समझ पाए हैं तो 4 ऑप्शन टोटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। 9th में इनकॉर्पोरेट और इनक्लोज,
इनकॉर्पोरेट एकदम क्लोज है, लेकिन इनक्लोज तो फिजिकल सेंस में यूज होता है, तो इनक्लोज नहीं आएगा। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करना है, और जो ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं, वर्ड के दोनों तरफ वाले वर्ड को देखना है, प्रपोजिशन को देखना है, पूरा सेंटेंस पढ़ना है, अपनी इंट्यूशन पे आपको बिलीव करना है, और इमेजिनेशन को अप्लाई करना है। तो ये आ गया आपका सेक्शन 2। ठीक है, इसको आप वीडियो को पॉज कर दें और ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करें और इनका आंसर आप लिख लें, और उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। तो उसके बाद इस वीडियो को शुरू करें आप, और उसके बाद सारे आंसर आप चेक करें। तो अब मैं आपको इसके आंसर बता रहा हूं। द सिटी नीड्स एन एयरपोर्ट दैट कैन एफिशिएंटली मैनेज ए कॉन्स्टेंटली फ्लो ऑफ पैसेंजर्स एंड फ्लाइट। देखिए यहां पर फ्लो क्या है, फ्लो एक नाउन है, और नाउन को हम मॉडिफाई किससे करते हैं, नाउन को हम मॉडिफाई करते हैं एडजेक्टिव से। तो इसलिए यहां पर ये कॉन्स्टेंटली ना होते हुए इसको हम बोलेंगे कॉन्स्टेंट फ्लो। ठीक है, रेगुलर फ्लो। तो इसलिए यहां पर आपका ये वर्ड गलत है, और सी आपका इसमें आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है एक्चुअली ये, तो उस हिसाब से लिख लें आप, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, और आंसर आपका होगा सी। अब आप इसमें देखें, automated baggage handling systems are ensuring that on the time passengers are out of the plane their baggage is already waiting for them। ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी है, और इसमें मैं आपको पहले इसका अर्थ बताता हूँ, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके बताऊंगा इसका आंसर क्या है। ऑटोमेटेड बैगेज हैंडलिंग सिस्टम, ये एक सिस्टम है जो एयरपोर्ट और रेलवे में अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, आर इंश्योरिंग, आर यहाँ पर सही है क्योंकि सिस्टम्स की हम बात कर रहे हैं। दैट यहाँ पर एक्चुअली आप बोलेंगे द टाइम पैसेंजर्स आर आउट ऑफ द प्लेन देयर बैगेज इज ऑलरेडी वेटिंग फॉर देम। मतलब ऑटोमेटेड बैगेज हैंडलिंग सिस्टम का फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही पैसेंजर्स प्लेन से बाहर आएंगे उनका बैगेज उनका वेट कर रहा होगा। तो यहाँ पर ऑन द टाइम में आप ऑन जो वर्ड है ये एक्स्ट्रा है, इसको आप हटा दें तो आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। ऑटोमेटेड बैगेज हैंडलिंग सिस्टम्स आर इंश्योरिंग दैट द टाइम पैसेंजर्स आर आउट ऑफ द प्लेन, जिस टाइम पैसेंजर्स प्लेन से आउट होंगे उनका बैगेज वहाँ पर उनका इंतजार कर रहा होगा। तो बी इसमें आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 में। अब इसमें आ जाइए आप, द परसेप्शन ऑफ अदर्स पर्टिकुलरली फैमिली मेंबर्स चेंज्ड व्हेन ही क्वालिफाइड ऑन ए गवर्नमेंट जॉब। तो मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर आपने सही निकाला होगा, और ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें क्वालिफाइड जब हम करते हैं, जब हम क्वालिफाई करते हैं तो किसी चीज़ के लिए क्वालिफाई करते हैं, किसी चीज़ के ऊपर हम क्वालिफाई नहीं करते। ठीक है, तो इसलिए इसमें क्वालिफाइड फॉर होगा, और इसमें आंसर होगा आपका डी। ठीक है, चलिए अब मैं आगे का बताता हूं आपको। ये है क्वेश्चन नंबर 4 और 5। द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर्स विच द मैंडेरियंस, मैंडेरियन एक लैंग्वेज है जो चाइना में चलती है, मैंडेरियंस ऑफ एन इकोनॉमी हैव टू वॉच आर इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इन चीज़ों को आपको एक इकोनॉमी में आपको इन चीज़ों के ऊपर नज़र रखनी होती है कि अनएम्प्लॉयमेंट का स्तर क्या है और इन्फ्लेशन का स्तर क्या है। तो यहाँ पर गलती क्या हो सकती है, ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 14 जो है, और यहाँ पर आपकी गलती होगी। देखिए वॉच माने होता है देखना, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नज़र रखने की, किस चीज़ पे हमें नज़र रखनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका सही फ्रेज होगा वॉच आउट फॉर, वॉच आउट फॉर, और आपका इसमें आंसर होगा डी, इसमें आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 में। और क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में आपका इसका आंसर मुझे लगता है कि आपने सही निकाला होगा, क्योंकि डिफरेंट के बाद हम लगाते हैं फ्रॉम, डिफरेंट देन नहीं आता, इसमें आंसर होगा आपका बी। तो ये आपके टोटल 15 क्वेश्चन हो गए, और 15 क्वेश्चन का जो भी आपका स्कोर बन रहा है उसको आप लिख लें और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजें। इसको आपको भी एक कॉन्फिडेंस आएगा, और चूंकि अब कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कम होती जा रही हैं, तो डेफिनेटली कट ऑफ तो काफ़ी ज़्यादा जाएगा इस बार। कट ऑफ इंग्लिश का कट ऑफ मेरे हिसाब से 15 से ऊपर जाना चाहिए IBPS क्लर्क का। तो काफ़ी अच्छा आप इसमें स्कोर करने की कोशिश करिए, मतलब 15 में से कम 10, 8 या 10 नंबर यदि आपके आए हैं
तो काफ़ी अच्छा स्कोर ये माना जाएगा। देखिए ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपके लिए पैसेज में बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। जो आप पैसेज सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर मैंने उन वर्ड्स को इंक्लूड किया है, सारी डेफिनेशंस दी हैं। बैंक रेट क्या होता है, लोन और सिक्योरिटीज़ में क्या अंतर है, रेपो रेट क्या होता है, CRR क्या होता है, इसको आप पढ़ लें और इसमें से आप नॉलेज लें। ठीक है, ये आपका सेकंड पार्ट है। कंसर्न अहेड ऑफ, अपटिक क्या होता है, बहुत यूज़ होते हैं ये वर्ड पैसेज में और आपका क्लोज टेस्ट में, तो इसको आप जरूर पढ़ें और इससे आप नॉलेज लें और सफलता आप प्राप्त करें। ठीक है, तो ये था मॉक टेस्ट नंबर 11। इसको आप पूरा देखें और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के अपना स्कोर प्लीज़ ज़रूर भेजें। तो कैसा लगा आपको ये मॉक टेस्ट? यदि आपको यूजफुल लगा तो ज़रूर इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनका भी फ़ायदा हो, और कमेंट करके मुझे अपना स्कोर और अपना फीडबैक ज़रूर भेजें। और यदि आप नए एस्पिरेंट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस चैनल पर। ज़रूर हमारे साथ जुड़िए, आपका स्वागत है, क्योंकि हम इस पर जो वीडियोस डालते हैं वो पूरी तरीके से एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते हैं। और यदि आप सारे वीडियोस देखते हैं, सारे मॉक टेस्ट देखते हैं, तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी, इस बात में कोई शक नहीं है। और सभी स्टूडेंट से मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप सारे वीडियो इस चैनल के देखें। ऐसा नहीं कि आपने 2-3 वीडियो देख लिए, सारे वीडियो आप देखें। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में अलग अलग प्लेलिस्ट में है। आपको डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होगा। कोई भी आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी बुक की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल इसी चैनल के थ्रू आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेल आ रहे हैं कि उनको सफलता मिल रही है। SBI क्लर्क में हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं। तो आप सारे वीडियो देखिए एक एक करके, आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और यदि आपके पास 27 तारीख के 4 जो शिफ्ट हैं उनके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो मुझे ज़रूर भेजिए, व्हाट्सएप करिए, मेल के थ्रू भेजिए, मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर इस चैनल पर अपलोड करूँगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।